मैं माननीय श्री सोम प्रकाश जी से अनुरोध करूंगा, कृपया वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में हमारे मोगे जी श्री इंदौर शहर के लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक योगेश मेहता जी, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष प्रमोद डफरिया जी, इंडियन प्लास्ट पैक फोरम के चेयरमैन श्री सचिन बंसल जी, प्रदेश से संयोजक भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ श्री अजय सिंह दासुंदी जी और पूर्व महापौर उमा शशि जी शर्मा, वो भी कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथियों से अनुरोध करता हूं, कृपया वो आ रहे हैं। क्षमा चाहता हूं, हमारे बीच में सुधीर जी भी 2 मिनट में आ रहे हैं। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में सुशासन, गरीब कल्याण और व्यापारी हित के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी एवं संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आप सभी प्रबुद्धजन यहाँ पर आए। हमारे बीच में महाराष्ट्र सरकार के वन एवं सांस्कृतिक मामले के मंत्री सुधीर जी भी 2 मिनट में ही आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि सुधीर मुंटीगवार जी भी हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, कृपया वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर हमारे अतिथियों का आगमन हो चुका है।
मैं मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा, कृपया वो दीप प्रज्वलन करें। दीप प्रज्वलन के लिए सभी सादर आमंत्रित हैं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं योगेश मेहता जी को भी आमंत्रित करता हूँ, कृपया वो आए। और माननीय अध्यक्ष जी घंटीवाल जी के स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं हार्दिक रिपोर्ट के प्रोजेक्ट संयोजक योगेश जी से अनुरोध करता हूँ, कृपया वो हमारे या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये प्लास्टिक फोरम की तरफ से जिन दुपट्टों से अभिनंदन हो रहा है, वह एक दुपट्टा 6 पानी की खाली बोतलों को रिसाइकल करके बनाया गया है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें दोनों मंत्री जी का। मैं सुधीर जी के स्वागत के लिए विनय चौहान जी को आमंत्रित करता हूँ। विनय चौधरी जी को, कृपया वो आए। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
जी आए उनका स्वागत करें। पूर्व महापौर उमा शर्मा के स्वागत के लिए मैं योगेश मेहता जी को आमंत्रित करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी हार्दिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक योगेश मेहता जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया वो आए और यहाँ पर अपना स्वागत उद्बोधन दें। योगेश मेहता जी। भारतीय जनता पार्टी इंदौर नगर और भारतीय जनता पार्टी आर्थिक प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस प्रबुद्ध वर्ग संगोष्ठी और संवाद कार्यक्रम में पधारे हमारे बीच में मंच पर उपस्थित केंद्र सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री आदरणीय श्री सोम प्रकाश जी, हमारे बीच में महाराष्ट्र सरकार के वन, मत्स्य पालन एवं संस्कृति मामलों के मंत्री श्री सुधीर जी मुंगटीवार जी, मंच पर विराजमान हमारे पूर्व महापौर और सांसद श्री कृष्ण मुरारी जी मोगे, इंदौर के लोकप्रिय सांसद श्री शंकर लालवानी जी, इंदौर नगर के नगर अध्यक्ष श्री गौरव रणदीवे जी और हमारे उद्योग व्यापारिक जगत के प्रमुख एसोसिएशनों के पदाधिकारी, जिसमें एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रमोद डफरिया जी, प्लास्पेक फोरम के चेयरमैन मध्य प्रदेश के श्री सचिन बंसल जी, हमारी पूर्व महापौर और लोकप्रिय महापौर जो रही हमारी दीदी डॉक्टर उमा शशि शर्मा जी, आर्थिक प्रकोष्ठ के अजय दासुंदी जी, विजय ओसवाल जी और व्यापारिक प्रकोष्ठ के मंच का संचालन कर रहे नगर के संयोजक श्री धीरज खंडेलवाल जी, उपस्थित इंदौर के सभी प्रबुद्ध जन जिसमें उद्योगपति, व्यापारी, सीए, वकील, एडवोकेट, इंजीनियर, ऐसे सभी प्रबुद्ध वर्ग और हमारी मातृशक्ति बहनें जो भी अपने क्षेत्र में झंडे गाड़े हुए या कई मातृशक्ति डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, उद्योगपति के रूप में उपस्थित है, ऐसे सभी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आदरणीय मोदी जी ने 2014 में जब पहली बार केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था तब देश के सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां थी। इन 9 सालों में जब उनके प्रधानमंत्रित्व काल में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, देश किस प्रकार से आगे बढ़ा है, उसका हमें एहसास नहीं हो पाता है। जब प्रगति चलती रहती है तब हम उस चीज़ को एहसास नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब हम पलट के देखते हैं 2013 में कि वर्ष 2013 में कौन सा समय था, हम किस डर के माहौल में जी रहे थे कि देश का क्या होगा, वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र हो, चाहे गरीब का क्षेत्र हो, चाहे युवा हो, किसान हो, हर वर्ग त्रस्त था। तो इस पूरे 9 साल के सफर में हम लोग कैसे आगे बढ़े हैं, इस बात को एहसास कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जगत प्रकाश जी नड्डा ने एक कार्यक्रम रखने का प्लान किया कि 1 महीने तक प्रत्येक भारत की जनता के बीच में दरवाजे जाके, प्रत्येक वर्ग में जाके हम इस बात की भारत की जनता को एहसास दिलाएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने किस ऊंचाइयों को प्राप्त किया है। वह ऊंचाइयां हमारे देश के बजट में दिखती है। जब 13 लाख करोड़ का जो बजट था वो आज 45 लाख करोड़ का हो चुका है। तो ऐसे बजट के माध्यम से जो जन सेवा हो रही है, आप इसका नारा देखेंगे, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। इस पूरे 9 साल का कार्यकाल इसी 3 बातों पर रहा है। तो इन्हीं 3 बातों को पहुंचाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति तक हमारे केंद्र सरकार के मंत्री और वरिष्ठ मंत्री ऐसी एक योजना बनी और आप लोगों के बीच में आकर एक एक व्यक्ति तक ये बात पहुंचाने का अवसर मिला है। तो आज इंदौर के प्रबुद्ध वर्ग का बड़ा अहमियत का दिन है कि उनको आज हमारे बीच में इतने वरिष्ठ मंत्री जो मैं उनका परिचय बाद में दूंगा जब इसके बाद, तो हमको सुनने का मौका मिला है। मैं चाहूंगा कि पूरे इंदौर के प्रबुद्ध वर्ग की तरफ से जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश आगे बढ़ रहा है
कैसे आगे बढ़ा, किस किस प्रकार की छोटी छोटी योजनाएं बनी, ये सब विस्तार से सुनने के लिए हम आतुर हैं। और मैं आगे के और आप सब यहाँ पधारे उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है, वंदन है। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी नगर के यशस्वी अध्यक्ष श्री गौरव रणदीवे जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया वो मंच पर आएं और उद्बोधन दें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के हमारे इस भारतीय जनता पार्टी इंदौर और आर्थिक प्रकोष्ठ के बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित केंद्र सरकार में मंत्री मान्यवर सोम प्रकाश जी, महाराष्ट्र के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में महाराष्ट्र में मंत्री मान्यवर सुधीर जी, हमारे इंदौर लोकसभा के यशस्वी सांसद मान्यवर शंकर ललवानी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व महापौर, पूर्व सांसद मान्यवर कृष्ण कुमारी मोघे जी, हमारी पूर्व महापौर सम्माननीय उमा शशि शर्मा जी, हमारे इस पूरे आर्थिक प्रकोष्ठ को जो लगातार बहुत अपनी सक्रियता से भी और अपने कार्यकुशलता से भी जो काम कर रहे हैं, ऐसे हम सबके इस आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक प्रदेश के सम्माननीय योगेश मेहता जी, सह संयोजक सम्माननीय अजय जी, हमारे उद्योग जगत का एक जाना पहचाना नाम सम्माननीय डफरिया जी, सम्माननीय सचिन बंसल जी, सम्माननीय विजय ओसवाल जी, और हमारे व्यापारिक प्रकोष्ठ को जिन्होंने एक अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है अपनी सक्रियता के माध्यम से, और आज इस गरिमामय कार्यक्रम का मंच संचालन कर रहे हैं, ऐसे सम्माननीय धीरज खंडेलवाल जी, और सामने उपस्थित इंदौर के सभी वो व्यावसायिक, व्यापारिक और प्रबुद्ध बंधु भगिनी जिनके माध्यम से इंदौर को एक नई ऊंचाई मिली है। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे अतिथियों का भी स्वागत करें और उस ताली के माध्यम से आपका भी स्वागत हो, क्योंकि आप लोगों का अपना एक बड़ा योगदान है इस इंदौर को इंदौर बनाने में। आज ये जो प्रबुद्ध जन सम्मेलन है, इसके माध्यम से हमारे सम्मानीय अतिथि आपसे संवाद भी करेंगे, बात भी करेंगे, मगर हम जब देखते हैं और कहते हैं कि ये 9 साल बेमिसाल हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये जो देश बदला है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, चाहे औद्योगिक स्तर पे हो, चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर पे हो, चाहे सुरक्षा के स्तर पे हो, मुझे लगता है वो हम सब ने महसूस भी किया है। और उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी कार्यक्रम की योजना बनाई कि सभी वर्गों तक हमारे सभी वरिष्ठों का जाना हो जाए, उनसे संवाद हो जाए, उनसे बातचीत हो जाए। और उसी कड़ी में ये कार्यक्रम आज जो यहाँ पे रखा गया है, हमारे इंदौर के सभी वो प्रबुद्ध जन जो अपने अपने क्षेत्र में कुछ अलग कर रहे हैं और जिनकी वजह से उनको भी जाना जाता है और उस क्षेत्र को भी जाना जाता है, ऐसे सभी प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन में आज आप सबको पाकर मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी बहुत हर्ष भी महसूस करता हूं और आप सबका इस गरिमामय कार्यक्रम में बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। मुझे लगता है जब हम बात करते हैं प्रबुद्ध वर्ग, तो उसको बहुत छोटे शब्दों में कहें तो दोज हु डिसाइड एंड देन दे डिलीवर, जो तय कर लेते हैं, सोचते हैं, उसको करके मानते हैं। ऐसी जनक पलटा जी भी हमारे बीच में बैठी है और ऐसे सभी हस्तियां बैठे हैं। आप सबका मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।
अब मैं हमारे शहर के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री शंकर जी लालवानी को आमंत्रित करता हूं। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री आदरणीय सोम प्रकाश जी, महाराष्ट्र में वन संस्कृति मत्स्य पालन के हमारे मंत्री और पूर्व अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, ऐसे आदरणीय सुधीर जी, आदरणीय गौरव जी, आदरणीय मोगे जी, आदरणीय उमाचंद शर्मा जी, आदरणीय योगेश मेहता जी, खंडेलवाल जी, यहाँ उपस्थित सभी मंचासीन अतिथिगण, यहाँ उपस्थित भाई और बहनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम आज आयोजित किया है। पूरे देश में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और जैसा बताया गया, ये बात सही है कि इन 9 वर्षों में किस प्रकार देश बदला है, ये हम सबको ध्यान में होना चाहिए। मैं पुराना समय की बात नहीं करना चाहता हूँ कि जब हम सवेरे उठते थे तो उस समय की सरकार में रोज एक घोटाले हम पढ़ते थे और क्या स्थिति थी देश की। विदेशों में भारत एक ऐसे देश के रूप में गिना जाता था जो भ्रष्ट, घोटाले और पिछड़े देशों में, जिनको कि हम कहें आसपास के जो हमारे देश है, चाहे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इस प्रकार के देशों में उनकी गिनती होती थी। लेकिन जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, देश ने किस प्रकार की प्रगति की है हम सबको मालूम है। और एक ही क्षेत्र में नहीं, अगर हम कहें हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप देखेंगे उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने प्रगति की है। रक्षा का हो, सुरक्षा का हो, चिकित्सा का हो, शिक्षा का हो, स्वाभिमान के साथ आज पूरा देश विश्व के सामने खड़ा है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ देश के नेता नहीं, अब वो पूरे विश्व के नेता हैं, पूरे विश्व को मार्गदर्शन दे रहे हैं। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हमारे वक्ता अभी हमें बताएंगे, पर इतना जरूर है कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार पूरे देश में काम हुआ, उसी प्रकार इंदौर में भी काम हुआ। और इंदौर में हमने हर क्षेत्र में प्रयास किया काम करने का। इन वर्षों में हमने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया वो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और वो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को कि किसी भी शहर के ग्रोथ के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है उस शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सौभाग्य हमारा इंदौर देश में स्वच्छता को लेकर चर्चा में आता ही है, लेकिन ये स्वच्छता का जो अभियान है, ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से घोषणा की थी और तब से इंदौर लगातार 6 बार स्वच्छता में नंबर बनाया। तो मैं कहूं कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया स्वच्छता को लेकर और हमने अनुसरण किया, तो आज इंदौर का जो नाम है उसमें भी अगर माननीय प्रधानमंत्री उस समय लाल किले पे घोषणा की, उसके बाद हम सब ने मिलकर काम किया। और उस समय भी हमने देखा कि विपक्ष के लोग किस प्रकार की बातें कर रहे थे। मुझे ध्यान है उस समय जो विपक्ष के लोग थे वो ये कह रहे थे कि एक प्रधानमंत्री जी झाड़ू की बात कर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात कर रहे हैं, लेकिन उसी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। और हम सब, मैं अभी जब गांव में जाता हूं तो एक समय था, आपने भी गांव में देखा होगा कि महिलाओं के सर पे मटका और शाम के समय या सुबह लोटा। आप बताइए, स्वच्छता का अभियान है कि आज घर घर में सुविधा गृह है। आज आपको कहीं नहीं देखने मिलेगा कि हमारी बहनें इस परेशानी से गुजर रही है। हमारी बहनें पानी के लिए घर जंगलों में जा रही है या कुओं में जा रही है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर में नल और हर नल में जल। और आज इंदौर में, इंदौर जिले की बात करूं, हमारे 752 गांवों में से 453 में हर घर में नल पहुंच गया है और हर नल में जल पहुंच गया है। घर घर नल पहुंचा है और सभी घरों में सुविधा गृह है।
तो आप बताइए किस प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र है हमारा पिछड़ा, किस प्रकार, हम शहर में रहते हैं, हम ग्रामीण की परेशानी कम समझते हैं, लेकिन किस प्रकार इस प्रकार जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया और उसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने इंदौर में इसलिए ध्यान दिया कि इंदौर आने वाले समय में एक ऐसा शहर होने वाला है जिसकी ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा होने वाली है। पूरे देश में अगर सबसे तेज अगर शहर कोई आगे बढ़ रहा है तो हमारा इंदौर बढ़ रहा है। और उसका कारण भी है कि हम पूरे देश में मध्य में हैं, हमारा इंदौर पूरे देश में मध्य में है। और उसके कारण आने वाले समय में हम देख रहे हैं कि विदेशी कंपनियां हमारे भारत में आ रही है, और जिस प्रकार भारत में विदेशी कंपनियां आ रही है तो उनका सबका ध्यान देश में उन शहरों में है कि हम अपनी कंपनियां कहाँ खोलें, हम अपने बैक ऑफिस कहाँ खोलें। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि सबसे ज़्यादा सबका ध्यान अभी इंदौर में जा रहा है, और इंदौर में भी इसलिए जा रहा है कि हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है कि कोई भी कंपनी आए, अगर हम बात करें रोड कनेक्टिविटी की, तो इंदौर और इंदौर के आसपास 5,500 करोड़ के काम चल रहे हैं इंदौर और इंदौर के आसपास नेशनल हाईवे के। और जब ये पूरे हो जाएंगे तब हमारा इंदौर पूरे मध्य, नॉर्थ से ईस्ट और साउथ से वेस्ट, हमारा इंदौर मध्य में रहेगा। और उसको ध्यान में रखते हुए बड़ा लॉजिस्टिक हब इंदौर में बनने जा रहा है। मुझे बताते हुए खुशी है कि केंद्र सरकार ने हमारे इंदौर एयरपोर्ट के पास में 800 करोड़ का लॉजिस्टिक हब का निर्णय लिया है, उसका भूमि पूजन भी हो गया है, आने वाले समय वो भी बनेगा। अब आप बताइए 800 करोड़ का लॉजिस्टिक हब बनेगा तो कितनी कंपनियां यहाँ आएगी, कितने बैक ऑफिस यहाँ खुलेंगे, और सबको रोजगार मिलेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए एयरपोर्ट पास में, रोड की कनेक्ट नेशनल हाईवे से लगा हुआ है, रोड की कनेक्टिविटी है, और तो और रेलवे की भी लाइन हम वहाँ से बिछा रहे हैं, जो इंदौर दाहोद लाइन है वहीं से बिछ रही है। और इंदौर की रेलवे की बात करें, आदरणीय ताई जी ने बहुत सारा रेलवे में काम किया, लेकिन अब उसके आगे भी काम हो रहा है। उसके आगे इंदौर का जो रेलवे स्टेशन है वो नया बनने जा रहा है। 900 करोड़ की लागत से इंदौर का रेलवे स्टेशन नया बनने जा रहा है। और यही नहीं, यहाँ से कनेक्टिविटी मिलेगी आपको, और जब ये इंदौर से खंडवा का काम पूरा होगा तो ये नॉर्थ से साउथ जाने वाला सबसे छोटा रूट होगा, 300 किलोमीटर रूट छोटा होगा। और ये हमारा इंदौर रेलवे स्टेशन पूरे देश में, जो पहले अभी रतलाम या खंडवा हुआ करता था, हमारा मेन रेलवे स्टेशन पूरे मध्य में आने का सब मेन रेलवे स्टेशन इंदौर होगा। अब यहाँ से लगभग 100 से ज्यादा गाड़ियां गुजरेगी। अब बताइए 100 गाड़ियां यहाँ से गुजरेगी, रेलवे का नेटवर्क बढ़ रहा है, सड़क का नेटवर्क बढ़ रहा है। और तो और अगर हम देखें तो हमारे एयरपोर्ट पे आज के समय 87 फ्लाइट चल रही है और 3 इंटरनेशनल फ्लाइट भी चल रही है। और इसके साथ साथ एयरपोर्ट का भी हम विकास कर रहे हैं। कल ही मैंने कार्गो का जो नया इंटरनेशनल कार्गो और डोमेस्टिक कार्गो है उसका शुभारंभ किया। अब इंदौर से 60,000 टन कार्गो के माध्यम से देश विदेश में हम हर वस्तु भेज सकते हैं, देश के कोने में और विदेश के कोने में, और हर प्रकार की वस्तु। वहां तक एक लॉकर भी है, यहाँ सोना चांदी जवाहरात भी भेज सकते हैं, तो फल फ्रूट और फूल भी भेज सकते हैं, और सब्जियां भी भेज सकते हैं। तो किसानों के लिए भी है और सभी के लिए वहां पर उपलब्ध है। कोई भी अब यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बात और हुई, ये केंद्र की मंत्री हमारे बैठे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस, पहले चप्पल जूते घिस जाया करते थे लाइसेंस लेने में, अब 500 रुपए में लाइफ टाइम एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस आप घर बैठे बना सकते हो, घर बैठे बना सकते हो। अभी डफरिया जी बैठे हैं, कांग मेहता जी, अभी हमने 2 दिन पहले इनके एसोसिएशन में इंदौर के युवाओं को, राजेश जी थे ना, या राकेश अग्रवाल जी, हमने इंदौर के युवाओं को आह्वान किया कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करिए। और मुझे बताते हुए खुशी है, कितने बच्चों ने, कितने लड़का है, 150 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और पूरी व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रकार ओवरऑल जो इकोसिस्टम है डेवलपमेंट का, वो हम तैयार कर रहे हैं। और यही नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पहले डर लगता था कि हम कोई माल भेजें और मालूम पड़े वहां से पैसा नहीं आ रहा है, तो अब तो सरकार ने उसकी भी गारंटी दी है कि अगर आप माल भेजोगे तो आपकी अगर पैसा नहीं आएगा तो सरकार आपके लिए है। तो इस प्रकार पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है इंदौर का। और उसका ये प्रमाण है, जब मैंने पीएफ ऑफिस में पूछा था
तो जो 2019 में जितने रजिस्ट्रेशन थे पीएफ में वो रजिस्ट्रेशन कराते जो कंपनी में एम्प्लॉय रहते हैं। यानी इसका मतलब जो 2019 में जितने एम्प्लॉय थे, कोविड का पीरियड होने के बावजूद भी 1.5 गुना ज्यादा रजिस्ट्रेशन पीएफ में हुए। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट इंदौर में बड़ा है। अगर यही नहीं, हम अगर बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी भी इंदौर में बड़ा है पहले से, उसके आंकड़े आ रहे हैं। तो जीएसटी बड़ा है, पीएफ बड़े हैं, और तो और नंबर ऑफ व्हीकल इंदौर में सबसे ज्यादा देश में हुए हैं। इसका मतलब परचेसिंग पावर बड़ा है। अगर हम देखें प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री इंदौर में ज्यादा हुई है, इसका मतलब परचेसिंग पावर इंदौर का बड़ा है। तो इस प्रकार आईटी, इनकम टैक्स पेयर हमारे बड़े हैं। तो ये पूरा इकोसिस्टम ये दर्शाता है कि इंदौर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये तभी बढ़ रहा है कि देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां हैं, और प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां हैं कि इंदौर लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं चाहता हूं हम सब ताली बजा के माननीय मोदी जी को धन्यवाद दें, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को धन्यवाद दें। इतना ही कह के मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हम सबके पास मोबाइल है और एक नंबर मिस कॉल हम सबको करना है। मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मोदी जी जिस प्रकार की नीतियां हैं वो आगे और बढ़े, और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की नीतियां जो आगे बढ़े, आपको एक सिंपल मिस कॉल करना है। तो मैं चाहता हूं सब अपना अपना मोबाइल निकाल लें और एक मिस कॉल करेंगे या घंटी बजाएंगे, 1 घंटे बाद वो कट जाएगा, लेकिन आप रजिस्टर्ड हो जाओगे हमारे यहाँ। तो हमारी जो योजनाएं हैं वो आपको जानकारी मिल जाएगी, केंद्र सरकार की, हमारी पार्टी की पूरी जानकारियां आपको मोबाइल पे मिलने लग जाएंगी। तो उसका नंबर है 90, फिर 90, तीसरी बार भी 90, 3 बार 90 90 90, ठीक है ना, 2024 2024। और 2024 में हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। यही निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब हम जिनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिन्हें माँ सरस्वती का वरदान प्राप्त है, ऐसे हमारे सुधीर मुनगंटीवार जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा। उसके पूर्व में उनके परिचय के लिए हमारे आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक योगेश मेहता जी को आमंत्रित करता हूँ। ये हमारा अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि एक ऐसे व्यक्तित्व से आज हम सुनने जा रहे हैं जो महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार से प्राप्त है। उनको जो पुरस्कार मिला है वह श्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी आपको मिला है, और 6 बार के आप विधायक हैं, और 1979 से आप छात्र जीवन की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी, एबीवीपी, इन सब से आप जुड़े हुए हैं। इसमें 1999 में आप महाराष्ट्र सरकार में नारायण राणे जी के साथ में पर्यटन मंत्री के रूप में प्रथम बार आप मंत्री बने, और वर्तमान में आप हमारे मत्स्य पालन, वन एवं संस्कृति मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में। और इसके पहले जब देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी तब आप महाराष्ट्र सरकार के वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री के नाते चूंकि प्रबुद्ध वर्ग बैठा है इंदौर का, आंकड़े बहुत अच्छे लगते हैं अर्थ के, तो आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो टारगेट फिक्स किया था वर्ष 2018-19 में, उसमें 12,000 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त करके दिए। तो एक बार जोरदार तालियों से हम अभिनंदन करें। और सुधीर जी मुंगेतीवार जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। यहाँ उपस्थित हमारे सभी के वरिष्ठ नेता, होशियारपुर के सांसद, भारत सरकार के आदरणीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पितृतुल्य श्री सोम प्रकाश जी, यहाँ पे जनसेवा का मिशन लेकर भारतीय जनता पार्टी के विचारों पे इंदौर की प्रगति, उन्नति, विकास के लिए जो कार्यरत है,
जिनको आप सभी का आशीष और आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे सांसद शंकर लालवानी जी, इस जगह के अध्यक्ष जिन्होंने संगठन का भी गौरव बढ़ाया है, ऐसे हमारे मित्र श्री गौरव रणदिवे जी, कृष्ण मुरारी मुघे जी, प्रमोद डफरिया जी, श्रीमती बहन उमा शशि शर्मा जी, श्री सतीश जी, श्री धीरज खंडेलवाल जी, श्री योगेश मेहता जी, श्री सचिन बंसल जी, सभी मान्यवर और भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में अपने जीवन का अनमोल क्षण देकर भारतीय जनता पार्टी के विचार सुनने के लिए आए हुए मेरे सभी राष्ट्रभक्त देशभक्त भाई और बहनों, मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप सभी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए समय दिया। समय अनमोल होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते मैं भी आपको शुभकामना दूंगा कि आपके व्यवसाय में, व्यापार में बहुत वृद्धि हो, इतनी वृद्धि हो कि अगले साल आप इनकम टैक्स के रिटर्न में 10 गुना इनकम टैक्स भर सके, यही मैं सदिच्छाएं देता हूं। मैं विश्व गौरव, देश गौरव, जननायक भारत माता के सच्चे सपूत के नाते जो राजनीति विकास की करते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में उनका संदेश लेकर आया हूं। माननीय मोदी जी ने आप सभी को धन्यवाद दिया, आभार दिया। धन्यवाद इस बात का कि 2014 के चुनाव में आपने नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उनके विकास कार्यों को सराहना करते हुए देश की धुरा उनके हाथ में सौंप दी, एक विश्वास के साथ कि विश्व गौरव नरेंद्र मोदी जी भारत के चित्र को बदल देंगे। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चारों क्षेत्र में इस देश को गति बढ़ाने की क्षमता पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कर सकते हैं। ये विश्वास के साथ उस समय देश की 17 करोड़ मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को 1984 के बाद पूर्ण बहुमत दिया। माननीय मोदी जी ने सेवा कार्य शुरू किए और आपको फिर से इसलिए आभार कि आपने वोट देकर उनको प्रोत्साहित किया और 2019 में 20 राज्य देश के ऐसे थे जहां कांग्रेस एक भी सांसद चुनकर नहीं ला सकी। 17 राज्य ऐसे थे जहां 50% से ज्यादा वोट मिला। 23 करोड़ लोगों ने माननीय मोदी जी को मतदान करते हुए मोदी जी आप आगे बढ़ो और देश को आगे बढ़ाओ इसलिए आशीर्वाद दिया, शुभकामना दी। माननीय मोदी जी की यह सोच है कि बहुत बार राजनीतिक नेताओं के बारे में, सत्ताधारियों के बारे में आम आदमी की यह सोच होती है कि चुनाव के पहले मीठी मीठी बात करना, तब हम साथ साथ है कहना, और जैसे ही चुनाव होता है हम आपके है कौन ये भाव से राजनीति करना। और इसीलिए मैं देखता हूं, मुझे आज भी याद है, मैं कॉलेज के समय मैं छात्र संघ का पदाधिकारी करके चुन के आया था, ट्रेन में जा रहा था, तो ट्रेन में जाते समय सामने कोई एक व्यक्ति बैठा था जो चेहरे से ही मुझे बहुत अमीर लग रहा था, चेहरे पे एजुकेशन का बहुत तेज था। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप क्या करते हो? तो मैं रिटायर्ड सुपर क्लासमैन में ऑफिसर हूँ, अभी पिछले महीने में रिटायर्ड हुआ। तो दूसरा सस्ता से मैंने प्रश्न पूछा कि आप रिटायर्ड हो गए तो आप क्या करते हो? आप तो व्यस्त रहे हो, तो कुछ तो करते होंगे। बोले कुछ नहीं करता, टाइम कोई कटता नहीं वैसे।
तो मैं सहजता से पूछा, फिर आप राजनीति क्यों नहीं ज्वाइन करते? तो मुझे आज भी याद है, तब उन्होंने कहा था कि आपको क्या मैं गुच्छा रखता हूँ, लफंगा रखता हूँ कि मैं राजनीति ज्वाइन कर दूं? ये कांग्रेस की जब सत्ता थी तब की बात है। और मुझे आज याद है, मैं जीवन में पहली बार 89 का लोकसभा का चुनाव स्टूडेंट रहते समय मैंने चुनाव लड़ा था। मैं एमफिल का स्टूडेंट था और उसके बाद किसी ने मुझे किताब दी। उस किताब में आचार्य विनोबा भावे को किसी पत्रकार ने ये प्रश्न पूछा था कि आप भाई साहब राजनीति में क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था, मगर बाद में मुझे ये ध्यान में आया कि भी इससे भी अच्छा जवाब हो सकता है। तब आचार्य विनोबा भावे जी ने सहजता से कहा कि देखो भाई, राजनीति ये अशुद्ध क्षेत्र है, मैं जाकर इसको शुद्ध नहीं कर पाऊंगा। समुद्र की और हजारों वर्षों से मीठी पानी की नदियां बहती है, वहां जाके वो खारी होती है, मगर समुद्र मीठा नहीं होता। राजनीति की गंदगी हट नहीं सकती। ये आचार्य विनोबा भावे का उस समय का वाक्य था। मैं तो विद्यार्थी था, मैं डिस्टर्ब हो गया। मैंने सोचा कि मैंने अलग क्षेत्र में, गंदे क्षेत्र में पैर रखा हूं, मैंने चुनाव लड़ा, ये बहुत गलत काम किया। और मुझे याद है, जब हमारी हारने के बाद पहली मीटिंग हुई तो स्वर्गीय आदरणीय प्रमोद महाजन जी बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो उन्होंने पूछा, क्यों भाई, अब आगे क्या करना चाहते हो? मैंने कहा, अब राजनीति छोड़ना चाहता हूं। तो बोले क्यों? तो बोले राजनीति में क्यों आना है, राजनीति से कोई बदलाव नहीं होता। ये आचार्य विनोबा भावे का वाक्य हमने बताया। उनका जवाब सुनने के बाद हमने राजनीति नहीं छोड़ी। उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। बात तो ठीक है कि समंदर की ओर हजारों वर्षों से मीठी पानी की नदियां बह रही है, उसको मीठा बनाने के लिए वहां जाकर वो बदल जाती है, मगर अभी भी मीठी पानी की नदियों ने बहना नहीं छोड़ा है। हम सबको भी इस विषय की ओर गंभीरता से देखते हुए माननीय मोदी जी को समर्थन क्यों देना है? तो जो राजनीति कांग्रेस की रही, मैं कभी कभी सोचता हूं कि बचपन में चाची कहानी बताती थी कि अर्जुन को जब पूछा द्रोणाचार्य ने, सभी दुर्योधन था, धर्मराजा था, सभी थे, जब अर्जुन को पूछा, धर्मराजा को पूछा तो किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को पंखे पत्ते दिख रहे थे, कोई चिड़िया देख रहा था। अब सबका होने के बाद अर्जुन को पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? बोले कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो कभी कभी सोचता हूं कि महाभारत की वो कहानी तो यथार्थ थी, मगर इस भारत में कुछ कांग्रेसी है जो अर्जुन के बाप है, जिनको बाकी देश नहीं देखता, देश के गरीब नहीं दिखते, देश के व्यापारी नहीं दिखते, देश के युवा नहीं दिखते, उद्योजक नहीं दिखते। उनको सिर्फ दिखती है सिर्फ खुर्ची और सत्ता। ये अर्जुन के बाप से इस देश को बचाने का काम विश्व गौरव मोदी जी कर रहे हैं। अब शायद आप में से किसी के मन में यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, इसलिए मोदी जी के गुण गौरव की बात कर रहा हूं। नहीं, आप तो प्रबुद्ध हो, आप बुद्धिजीवी हो। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये तो हम सोचते हैं। हम एक 20 रुपए का मटका भी खरीदना है तो 10 बार उसको टक टक करके बजाते हैं कि इसका नुकसान तो नहीं होगा। हम अपने जीवन में अगर छोटी भी बात खरीदनी है तो हमें उस बात को खरीदते समय हम 10 बार सोचते हैं कि ये खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो फिर देश किसी ऐसे लोगों के हाथ में दे देंगे बिना जाने पहचाने, भावना में। हमारी 21वीं सदी की चुनौती क्या है? 2 ही चुनौतियां हैं। एक, जहरीला अन्न और इसलिए ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, और दूसरा जहरीले विचार, विषारी विचार, मायावी विचार। अब आपसे संवाद करते समय मैं कुछ आंकड़े दूंगा जो मोदी जी के नेतृत्व में हुए। ये बदलाव ये बताता है
कि माननीय मोदी जी को हम सबको मिलकर मोदी जी को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी को अपना आशीर्वाद देना है, आशीष देना है, प्रेम देना है। व्यापार करो मगर प्यार मोदी जी के साथ खड़ा करो, ये भाव से हमें काम करना है। पहले हमारे 2004 से 2014 तक जो डेवलपमेंट के वर्क हुए वो 49.20 लाख करोड़ के हुए, और मोदी जी के नेतृत्व में उसकी गति इतनी बढ़ी कि 117.40 लाख करोड़ रुपए के डेवलपमेंट काम, पायाभूत सुविधाएं शुरू हुई। कभी आप YouTube पे भी जाकर देख सकते हो। संरक्षण मंत्री एंथोनी थे। एंथोनी से लोकसभा में प्रश्न किया गया कि चीन हो, पाकिस्तान हो, उसकी सीमाओं पे उनके रास्ते बन रहे और हमारे सैनिकों के लिए रास्ते क्यों नहीं बनाए जा रहे। एंथोनी का संसद में जवाब है कि हमारे पास पैसे नहीं। आप 2011 में जाके अर्थमंत्री चिदम्बरम जी का बजट स्पीच सुन लीजिए। चिदम्बरम जी बजट स्पीच में जो रोते हैं, कोई आत्मविश्वास नहीं। आत्मविश्वास विहीन कांग्रेस देश में आत्मनिर्भर भारत की कभी बात ही नहीं कर सकती थी। इसके पहले भी जब कांग्रेस सरकार में थी, कभी मिलो खिलाती थी, कभी कटोरा लेके देश विदेश में घूम के भीख मांग के आती थी। ये कांग्रेस की आर्थिक नीति रही है। मगर माननीय मोदी जी ने 2013, मैं आपको बजट साइज बताता हूं, 2013 का हमारे देश का जो केंद्रीय बजट साइज था वो 16,65,297 करोड़। 1921 में 200 करोड़ था, वो 13-14 में 16,65,297 करोड़ हुआ। और अभी इस वर्ष का, सोम प्रकाश जी भी बताएंगे ही, मगर इस वर्ष का हमारा बजट साइज है 45,03,097 करोड़। और इसीलिए तो एक सपना देखा जाता है कि हमारी इकोनॉमी ये अभी 5वें क्रमांक में गई और विश्व में बाकी देशों को यही चिंता है कि अगर माननीय मोदी जी जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट, जीरो इंपोर्ट का एक संकल्प करते हैं, मुद्रा योजना के माध्यम से, स्टैंड अप योजना के माध्यम से, स्टार्टअप योजना के माध्यम से, यूनिकॉर्न योजना के माध्यम से 17 करों को समाप्त करते हुए, 23 सेसों को समाप्त करते हुए, जीएसटी के माध्यम से सहजता, सुलभता, सुलभता लाने की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, विश्व के देशों से ट्रीटी करते हैं। मैं 20 दिन पहले दुबई गया था। मुझे दुबई के शेख मिलने आए। वो कहने लगे कि हमको अभी भारत में इन्वेस्टमेंट में सुरक्षितता लगती है, सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट में होगी तो भारत में ही होगी, और हमने $75 बिलियन ये इन्वेस्ट करने की हमने सोची है। पिछले 25 दिन पहले हम यूरोपियन डे के लिए मैं गया था। 27 देशों के लोग वहां थे, वहां के प्रमुख थे, व्यापारी थे, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, वहां के कॉन्सुलेट जनरल थे। मैं चीफ गेस्ट करके गया था। जब मैंने देखा कि भारत के बारे में कितने आदर से वो बात करते। एक समय था ये जादूगरों का, भिखारियों का देश माना जाता था। आज ये शूरों का, उद्योग क्षेत्र में काम करने वालों का देश माना जाता है। और मैंने भी बड़े मजाक से उनको कहा, भाई साहब इन्वेस्ट करना है तो पूरे विश्व में अब एक ही देश है, वो है भारत। तो उसमें से किसी ने मुझे पूछा, क्यों भाई, बाकी भी तो देश है इन्वेस्ट करने के लिए। मैंने उनको कहा, देखो भाई, आपकी पॉपुलेशन जो है वो कम कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वो इंक्रीज नहीं हो रही है। 27 भी देशों की, और 27 में से 25 देश ऐसे है कि विश्व के 7 प्रमुख धर्मों में से 6 धर्मों में आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा जलता नहीं, कटता नहीं, मरता नहीं, पुनर्जन्म लेता है, ऐसा कहा जाता है। तो आपके भी 25 देशों में तो यही सोच है कि पुनर्जन्म होने वाला है। अब आपके देश की पॉपुलेशन तो कम हो रही है, हमारे देश की तो पूरे विश्व में इतने तेजी से बढ़ रही है कि अगला जन्म बाकी आपका होना अगर है तो भारत में ही होगा, तो इन्वेस्टमेंट यही कर दो।
अगर आप यहां इन्वेस्टमेंट करोगे तो अगले जन्म में जो यूरोप में मजा ले रहे हो उससे ज्यादा मजा भारत में ले सकते हो। तो उसमें से कई लोगों ने कहा बात सच्ची है, मगर आइए फिर महाराष्ट्र में, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में आप इन्वेस्ट करिए। बात एकदम सही है कि जिसने भारत की बंजर भूमि में उम्मीद की नदियां खोदी है, सुनो लो सारी दुनिया वालों, उनका ही नाम मोदी है। अब हमारे मोदी जी ने जो काम किया, मोदी जी ने जो काम किया, हर सेक्टर में काम किया। मैं विस्तृत रूप से नहीं जाऊंगा, कुछ पॉम्पलेट्स भी वहां दिए, मगर छोटी छोटी 3-4 बातें बताता हूं। मुफ्त में क्या दिया वो मैं बताऊंगा नहीं, मगर एक सिस्टम जो है कि एजुकेशन को, इंडस्ट्रीज को हम क्या दे सकते हैं। क्योंकि बात सीधी है कि अगर इंडस्ट्रीज, उद्योग, एजुकेशन, ये सेक्टर को हम बढ़ावा नहीं देंगे तो हमारे देश की आमदनी, हमारे देश का इनकम, हमारे टैक्स प्रणाली में पैसा नहीं आएगा। और इसीलिए आईआईटी एक जमाने में जो थी स्वाधीनता के बाद 66 ईयर्स में, आपको आश्चर्य होगा, वो 16 थी, हमने 9 साल में 7 बढ़ाई। तिरपग आईआईटी 16 से बढ़ाई, पहले 9 थी, स्वाधीनता से 2014 तक 9 थी, उसमें 16 से बढ़ाई। आईआईएम स्वाधीनता से 2014 तक 13 थी, 7 की बढ़ोतरी की और 20 बनाई। यूनिवर्सिटी 723 थी, अब 1043 है, 320 से बढ़ी। ऐसे कई बातें मैं बता सकता हूं कि आज विश्व भी G20 का अध्यक्ष भारत होने के बाद विश्व के देशों में यह चर्चा शुरू हुई कि G20 ने, इंडोनेशिया ने भी पिछले वर्ष ली थी। पर जो भारत की सोच है, 2070 में हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, वो चाहे पर्यावरण की बात हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात हो। जब मुझे ब्रिटेन के वाणिज्य मंत्री मुझे मिलने आए तो बातों बातों में सहजता से उन्होंने कहा, मुझे क्लस्टर डेवलपमेंट ये सबसे पहले 1910 में ब्रिटेन ने शुरू की। मगर बिल्कुल गलत है, अभी ब्रिटेन वालों का सामान्य ज्ञान बिगड़ रहा है। ये क्लस्टर डेवलपमेंट आपके बाप ने नहीं की, ये भारत है। कभी शिवाकाशी के फटाके, आगरा का पेठा, कानपुर की चप्पल, अलीगढ़ के तागे, ये क्लस्टर डेवलपमेंट तो हमारी है भाई, 1910 में तुम्हारे बाप ने नहीं की, ये तो भारत की देन है। भारत ने क्लस्टर डेवलपमेंट की है। आप बातें कर रहे हैं, उसके पहले विश्व में सभी देशों में 1750 में हमारे भारत को लूटा तुमने, नहीं तो हमारी आमदनी उस समय 24.4% जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड थी। 1/4 हमारा भारत था। इसलिए हमने नहीं, चीन का प्रवासी 4वीं सदी में आके लिखता है कि सोने की चिड़िया और दूध की नदियां बहने वाला भारत देश है। ये कोई अमेरिका के बारे में नहीं लिखता। 1492 में कोलंबस गया था, मगर कभी किताब में ये नहीं लिखा। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के बारे में लिखा जाता है। हमारे पास हुनर है, हमारे पास कला है, मगर हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम उसका उपयोग नहीं करते। हमारी अवस्था उसको मैंने कहा कि उस घोड़े की तरह है कि एक घोड़ा मांगा, घोड़ा बेचने को बैठता, कोई व्यक्ति जाता, मगर क्या है, मगर ये घोड़े की कीमत 1 करोड़ रुपए है। मगर 1 करोड़ का घोड़ा इतना महंगा, क्या विशेषता है? मगर ये घोड़ा जहां गुप्त धन छुपाया है वो बता सकता है, ये इसमें क्षमता है। और क्या है? मगर ये घोड़ा उन भ्रष्टाचारी नेताओं के नाम बता सकता है। मगर यार तेरे पास तो इतनी विशेषता घोड़े में है, क्यों बेचने निकाल रहा? मगर ये बात सही है कि ये गुप्तधन ढूंढ सकता है, इसके मन में बात आनी चाहिए। ये भ्रष्टाचारी नेताओं के नाम बता सकता है, इसके मन में बात आनी चाहिए। मगर इसलिए मैं बेच रहा हूं कि इसके मन में कभी कोई बात ही नहीं आती। और आज देश में लड़ाई किसकी है? मोदी जी और राहुल गांधी जी। जरा 10 सेकंड घर में शांति से बैठो, आंखें बंद करो। मोदी जी 5 सेकंड,
और राहुल गांधी जी 5 सेकंड। आपको ध्यान में आ जाएगा वोट किसको देना है। राहुल गांधी जी नेता है क्योंकि उनका गांधी परिवार में जन्म हुआ। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान जी, उनको मैंने यही कहानी बताई। आप राहुल गांधी जी को बहुत महत्व क्यों देते हैं? इसका छोटा कारण है। एक व्यक्ति तोता बेचने के लिए बैठा था, बोले ये तोता 500 रुपये का। ग्राहक ने पूछा क्या है? बोले गीत गाता है। बोले दूसरा तोता ये बहुत अच्छा भाषण देता है, इसकी कीमत 1000 रुपये। बोले तीसरा तोता ये 2000 का, इसमें क्या विशेषता है? इसमें विशेषता कुछ भी नहीं। ये 2 तोते इसको अपना नेता मानते हैं, इसलिए 2000 है। तो ये जो कीमत है ना, ये कीमत अपने कर्तृत्व से नहीं है, ये कीमत कोई सोच से नहीं है, कोई विचारों से नहीं है। ये तो परिवार की पूजा करने वाले संगठन की वजह से ये इनकी कीमत है। हम यहां सब जब आए हैं तो हमारा सिर्फ भाषण सुनने नहीं आए। हमारी अपेक्षा है क्या है कि आप, मुझे पता है आप बहुत व्यस्त हो, आप भारतीय जनता पार्टी के बैठकों में नहीं आ सकते हो और आपने आना भी नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा हाथ में नहीं ले सकते, लेना भी नहीं है। मोदी जी के बारे में जयघोष नहीं कर सकते, करना भी नहीं है। मगर एक बात आपने बड़ी सीधी सादी की। जब हम भारत माता की जय 26 जनवरी 15 अगस्त को पूरी शक्ति के साथ कहते हैं, पूरा फुल साउंड, हमें इतना ही करना है कि मोदी जी तो वही चाहते हैं। एक दिन 26 जनवरी 15 अगस्त के 2 दिन पकड़ लो, भारत माता की जय कहते हैं तो 363 दिन भारत माता की जय होने के लिए कृति करना है। अब ये एक्शन, देश आगे कैसे बढ़ेगा? जब हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा। इकोनॉमिक्स में डॉक्टर किन्स तो यही कहता है ना कि समाज आगे कैसे बढ़ेगा? समाज व्यक्तियों से बना है। हर व्यक्ति, आप आगे बढ़ोगे, आप अमीर होंगे तो समाज अमीर होगा, देश अमीर होगा। मगर ये करते समय हमें ये भी सोचना होगा कि हमारे देश को आगे बढ़ाने की क्षमता ये किसमें है। आज तो जैसा मैंने कहा कि जहरीली विचारों का चुनौती है, इतना जातियों में बढ़ गया। मैंने देखा कि मैं तो बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी में काम करता हूं, अब हमारे पार्टी में भी थोड़ी थोड़ी जात देखने लगे। मैंने हमारे नेता से पूछा, भैया अपने पार्टी में भी जात देखनी पड़ी थी? तो उन्होंने बड़ा अच्छा बताया, ये अपना आपात धर्म है, ये शाश्वत धर्म नहीं है। वक्त के साथ कभी कभी हम ये बात सोचते हैं, मगर आप तो उद्योजक हो, व्यापारी हो, बुद्धिजीवी हो, आपसे अपेक्षा इतनी ही है कि जब ये आज देश में एक सोच बन रही है तो ऐसे समय हम जाति के आधार पे जो राजनीति अब बढ़ना चाहती है उसे हमें समाप्त करना होगा। और ये समाप्त आप तभी कर सकते हो कि आपका प्रतिष्ठान है, आपका व्यापार है, वहां पे आप छोटे छोटे अच्छे बोर्ड लगाओ ना। आप वहां पे भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी ने जो स्लोगन दिए है वो स्लोगन पे कभी लोगों से बात करो, चर्चा करो, व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग भेजो, गुलाब का फूल भेजो, मगर उसके साथ कमल का भी फूल भेजो। आप दिवाली आती है तो हमारी आध्यात्मिक देश की जो हमारी संस्कार है उस संस्कारों को आगे बढ़ो, उसको आगे भेजो। छोटी छोटी बातों से हम माननीय मोदी जी की देश को आगे बढ़ाने की सोच है उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। और इसीलिए आपके प्रतिष्ठान में, आपके उद्योग में, आपके व्यापार में जहां जहां हम अप्रत्यक्ष रूप से देश की बात कर सकते हैं, राष्ट्र की बात कर सकते हैं, वहां वहां पे हमने देश के निर्माण में छोटा सा भी क्यों योगदान हो वो देना चाहिए। और आपको आखिरी की कहानी बताकर मैं मेरे भाषण को विराम दूंगा कि अभी कैसा, अभी सोचो ही मत ऐसा कि हमारे छोटे काम को कौन सराहेगा। मैं समझता हूं कि छोटा काम बहुत बड़ा काम कर देता है। और इसीलिए जब राम सेतु के समय वो गिलहरी अपने पूंछ को सेतु लगा के उस सेतु में डाल रही थी, एक बहुत बड़े वानर ने
उसको जोर से फेंक दिया, प्रभु राम के वो पैरों में जाके गिर गई। प्रभु राम ने उसको हाथ में लिया, उस वानर को बुलाया, वानर को कहा तेरे शक्ति से भी ज्यादा इसका काम श्रेष्ठ है, इसलिए ये श्रेष्ठ है कि तू 1000 टन का पत्थर उठाने की क्षमता रहने के बाद तू तो सिर्फ 500 टन का पत्थर उठा के जय श्री राम लेकर आया और वो पत्थर तैर रहा। ये अपने पूंछ को 50 ग्राम का सेतु भी नहीं लगा सकती, ये सिर्फ भाव से, श्रद्धा से 100 ग्राम की वो रेती लगाकर सेतु में डाल रही है। आपको ना नेता बनना है, ना आपको चुनाव लड़ना है, मगर गिलहरी जैसा काम आपने मन में ये सोचा कि मुझे ये काम करना है, मेरे व्यापार प्रतिष्ठान उद्योग में जो भी मैं करूँगा तो बात सीधी है, वही काम करना है, हट के करना है। हम गेहूं का आटा, शक्कर, घी से हम बनाएंगे तो खाने का एक स्वीट डिश शीरा बनेगा, मगर वही गेहूं के आटे से, शक्कर से, दूध से, घी से बनाई हुई वो स्वीट डिश ये भगवान के सामने रख दोगे तो वो प्रसाद बनेगा, उसकी मधुरता भी वही रहती है, मगर साथ में पवित्रता बढ़ती है। आप काम वही करो, मगर मोदी जी और राष्ट्र के लिए करो, यही आपको मेरी अपील है, आह्वान है। आपने जीवन का अनमोल समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ओंकारेश्वर भर भर के आपको सुख दे, समाधान दे और देश को आगे बढ़ाने में आपका योगदान करने की आपको शक्ति दे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री माननीय सोम प्रकाश जी को मैं आमंत्रित करता हूं। उसके पूर्व में हमारे योगेश जी को आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय भाई साहब का वो पहले परिचय दें। ठीक है। ठीक है। केंद्रीय टोली में मेरे साथी महाराष्ट्र के 3 बार कैबिनेट मंत्री, जिन्हों को अभी अभी आपने सुना है, बहुत बढ़िया वक्ता सुधीर जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी जो अभी अभी कहीं गए हैं, यहाँ के अध्यक्ष गौरव जी, कृष्ण मुरारी जी, योगेश मेहता जी, प्रमोद जी, उमा शशि जी, संतोष जी, धीरज खंडेलवाल जी, वैभव शुक्ला जी, अंजम दसुंदी जी और मंच पर हाजिर सारे लीडर साहबान और मेरे सामने बैठे रिस्पेक्टेड व्यापारी। आज मैं चाहता तो था कि आपको ज़्यादा सुनूं, आपसे सवाल लूं। मैं इस पवित्र शहर में इंदौर जो 6 बार स्वच्छ भारत में सबसे श्रेष्ठ रहा है, आपको मुबारकबाद देता हूं। और उसी तरह आपका योगदान देश की तरक्की में, इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं आंकड़ों की बात नहीं करूंगा, देश में क्या क्या स्कीमें के बारे में एमपी साहब ने भी बोला, सुधीर जी ने बहुत विस्तार में ज्ञान दिया आपको, बहुत अच्छा बोले वो। आज देश दुनिया में सबसे फास्टेस्ट डेवलप्ड कंट्री है, सबसे तेजी से तरक्की करने वाला देश भारतवर्ष बना है। ये किसी नेताओं ने नहीं किया, आप लोगों की कृपा से हुआ है। आप लोगों ने काम किया, आप लोगों ने इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की, तरक्की की, इनकम टैक्स दिया, जीएसटी भरा, इसलिए देश सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री बना है। आज देश
7% रेट से ग्रो कर रहा है। ये आप लोगों की मेहरबानी से हुआ है। मोदी जी के 9 साल पूरे हुए प्रधानमंत्री के तौर पर। 12 साल पहले वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे। 21 साल किसी न किसी ढंग से इस देश की सेवा में वो काम कर रहे हैं और बेमिसाल और सफलतम उनका कार्यकाल रहा है। सुशासन, गरीब कल्याण और सेवा, इसको ध्यान में रखकर उन्होंने सारा स्कीमें बनाई हैं। देश निराशा से आशा की तरफ बढ़ा है। देश करप्शन से ईमानदारी की तरफ बढ़ा है। देश का सम्मान सारी दुनिया में बढ़ा है। आज मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता गिने जाते हैं। बहुत सर्वे दुनिया में होते हैं, एक ही रिजल्ट निकलता है कि दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेता कौन है, सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। वो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। हमें गर्व है, मुझे फख्र है इस चीज पर। देश में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, इस करके है कि गुड्स और सर्विसेज में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में रिकॉर्ड हुई है, क्योंकि देश की पॉलिसीज ऐसी हैं, लिबरल हैं। बिना किसी परमिशन से बहुत सारी एफडीआई बहुत सारे सेक्टर्स में हो सकती हैं। इसके साथ ही देश में स्टार्टअप्स की बात करें, 1 लाख स्टार्टअप्स देश में हैं। दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में है। सारी दुनिया के लोग भारत की तरफ देखते हैं कि किस स्टार्टअप सिस्टम कैसे इतनी तेजी से भारत में प्रफुल्लित हुआ है। 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं और ऐसा करने में आप इंडस्ट्री के लोग हो। इंडस्ट्री कहाँ लगती है? जहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। 2014 में हमारा स्थान 148 नंबर पर था और 2019 में हमारा नंबर 63 हुआ। 79 अंक का जंप हमें मिला। 2019 के बाद रैंकिंग नहीं हुई, हमारा डेफिनेटली 50 के नीचे नंबर आ चुका है। कंप्लायंसेस की बात करें, देश में चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट्स की हो, पब्लिक सेक्टर्स की अंडरटेकिंग्स हो, उसमें 39,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस को खत्म किया गया है। बहुत सारे एक्ट्स जिसमें अरेस्ट की प्रोविजन थी, उनको खत्म किया गया है। एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश है जिसमें इंडस्ट्री ग्रो करे, जिसमें आपको सुविधा हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री में योगदान दे सकें। बहुत सारी स्कीम्स इसके लिए शुरू की गई हैं। मैं चाहूँगा मैं थोड़ा बोलूँ, उसके साथ आपसे क्वेश्चंस लूँ। इनकम टैक्स में बहुत सुधार हुए हैं। कभी वह होता था आपको सारे लेजर्स लेकर इनकम टैक्स दफ्तर में जाना पड़ता था। अब आपको पता नहीं होता कि आपकी असेसमेंट कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है। जो असेसमेंट करता है उसको पता नहीं हो किसकी असेसमेंट कर रहा हूँ। ये फेसलेस जो काम हुआ है, इससे करप्शन खत्म करने की एक बहुत बड़ा कदम हुआ है। और आपकी रिफंड हो वो आपके घर में आ जाता है, आपकी तरफ को पैसा निकल रहा हो वो भी आपको पता चल जाता है। ये भूतपूर्व बेसिक जो चेंजेस की गई हैं
और जीएसटी का देश में लागू करना, जीएसटी काउंसिल का बनना, जीएसटी काउंसिल द्वारा एक मत होकर जीएसटी को लागू करना, और आज देश में लगातार 5वीं बार 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जीएसटी में अप्रैल की जो रिटर्न थी उसमें 1.87 लाख करोड़ की रकम मिली, वो आप लोगों की ईमानदारी से टैक्स जमा कराने के लिए हुआ। आप लोगों ने ये सारा कारनामा किया है। देश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी, लॉजिस्टिक पॉलिसी, टेक्सटाइल में काम, बहुत सारे इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। आपकी एसोसिएशन से बहुत बार डिस्कशन हुई। लॉजिस्टिक पॉलिसी जो बनी, अब देश में 14% लॉजिस्टिक कॉस्ट गिनी जाती है, जो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा नुकसान होता है इससे। हमारी कोशिश है लॉजिस्टिक पॉलिसी में कि इसको 10% से नीचे लाया जाए, ताकि सारे व्यापारियों को, मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हो सके। इस जिसका पहला लॉजिस्टिक पार्क, जैसे एमपी साहब ने कहा है, आपके यहाँ भूमि पूजन हुआ है, शुरू होने वाला है। टेक्सटाइल पार्क भी यहाँ पे बनने जा रहा है। इससे पहले जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसमें एक नोड जो है वो उज्जैन में स्थापित हो चुका है, वो आपके नज़दीक ही है, 55 किलोमीटर जहाँ के एयरपोर्ट है, नेशनल हाईवे पे है। बहुत बड़ा काम वहाँ इंडस्ट्रियल पार्क्स अलाट होने भी शुरू हो गए हैं, कई जगह प्रोडक्शन भी शुरू हो चुकी है। ऐसे इंडस्ट्रियल नोड 32 सारे इंडिया में बन रहे हैं, उसमें आपका उज्जैन में बन रहा है। और जैसे नेशनल हाईवे, लॉजिस्टिक कॉस्ट में क्या होता है, नेशनल हाईवे जो बन रहे हैं इसी का हिस्सा है। रेल लिंक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसी का हिस्सा है। आपको चीज़ बुक करते हैं, समय से वो पहुँचे और उसके कॉस्ट कम से कम हो, आपको वेट ना करनी पड़े। जैसे पैसेंजर ट्रेन का टाइम होता है, जहाँ से शुरू होकर के इस टाइम पे जानी है, उसी तरह ये कोशिश है कि प्रोडक्शन जो आप बुक करते हैं यहाँ से, आपका माल वो समय से पहुँचे, ऐसी सोच लेकर चल रहे हैं। पीएलआई स्कीम शुरू की गई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स 14 सेक्टर्स में शुरू किया गया है। मकसद ये है कि बहुत सारी प्रोडक्शन देश में हो, जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको कम किया जाए, यहाँ प्रोडक्शन शुरू हो और देश का नाम दुनिया में इंडस्ट्री की एक हब बने, सारी दुनिया इंडस्ट्री इस तरफ देखे। हमारे जो मोबाइल फ़ोन हैं 95% यहाँ बनने शुरू हुए हैं। इवन एप्पल के फ़ोन इंडिया में बनते हैं, ये बहुत खुशी गर्व की बात है। इसलिए पॉलिसी बहुत बढ़िया बनी है। गति शक्ति प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। क्या प्रोग्राम है? इंटीग्रेटेड प्लानिंग। सभी महकमे के सेक्रेटरीज बैठते हैं, कोई प्लानिंग करनी हो, कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना हो, कोई बड़ी रोड निकलनी हो, कोई लाइन रेलवे लाइन निकलनी हो, उसकी प्लानिंग बेस्ट प्लानिंग होती है। और दुनिया भर के लोग ये स्टडी करने आते हैं कि गति शक्ति प्रोग्राम कैसे इंडिया ने शुरू किया गया। इंटीग्रेटेड प्लानिंग है और इसका बहुत फायदा देश को होने वाला है। देश में जब कोविड का दौर चल रहा था, बहुत बुरा हाल था। आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी ने हमें नारा दिया और इसके लिए 27.1 लाख करोड़ 27.1 लाख करोड़ रखे गए ताकि इंडस्ट्री चलती रहे, देश आत्मनिर्भर हो, देश खुशहाल हो, आप लोगों का योगदान हो। और उस समय इंडस्ट्री ने बहुत काम भी किया। जब
दुनिया बहुत दुखी थी, आपने इंडस्ट्री चलाई, समय से ऑक्सीजन पहुंचाई, समय से प्रोडक्शन को रुकी नहीं, बहुत काम किया। और मोदी जी ने सभी से काम लिया भी और बहुत बड़ी रकम देकर इंडस्ट्री को खड़ा करने की कोशिश की। आज दुनिया में रिसेशन चल रहा है, यूरोप में है, अमेरिका में रिसेशन है, अमेरिका जैसे कंट्री में 2 बड़े बैंक बंद हुए हैं, लेकिन भारत अपने पैरों पे खड़ा है क्योंकि मोदी जी का नेतृत्व हमारे साथ है। मोदी जी ने जैसे कोशिश की है, देश को संभाला है, जैसे देश को तरक्की दी है, आज मोदी जी दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता है, सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बने हैं। दुनिया में कोई भी समस्या हो, मोदी जी को याद किया जाता है। यूक्रेन और रशिया की जंग, जिसमें 23,000 हमारे स्टूडेंट फंस गए, ये दुनिया की पहली उदाहरण है कि जब मोदी जी को इसका संज्ञान लिया, उसने दोनों देशों के प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चे वहां फंस गए हैं, लड़ाई बंद करो। और लड़ाई बंद की दोनों देशों ने। 23,000 बच्चे तिरंगा लेकर वापस निकले, बसों में आए, और इवन पाकिस्तान के बच्चे तिरंगा पकड़कर हमारी बसों में बैठकर बाहर निकले। ये फख्र की बात है। आज पहली बार दुनिया में ऐसी कोई घटना घटी कि इस प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा मान सम्मान दुनिया करती है कि वो बच्चे हम भारत आराम से आ सके, खुशी खुशी आ सके, बिना नुकसान से आ सके। सुधीर जी ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत कुछ कहा है। मैं तो यही, क्योंकि मैं इंडस्ट्री और कॉमर्स में हूँ, मैं तो वही बातें आपसे करना चाहता था। आप सुझाव दे सकते हैं, हम हो और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और सेवा आपकी कैसे कर सकते हैं। आपकी सेवा का मतलब है आपको मजबूत करना, आपको मजबूत करना है कि देश को मजबूत करना। जब आप मजबूत होगे, आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, आप एक्सपोर्ट करोगे, आप इम्पोर्ट कम करोगे, आप देश की तरक्की में ज़्यादा हिस्सा डाल सकते हो। इसलिए मैं आपके जो भी क्वेश्चन हैं वो लूँगा ज़रूर, और जो भी सुझाव जो लिख कर देने चाहते हो वो दे सकते हो। किसी को कभी कोई काम हो, वाणिज्य भवन में हम बैठते हैं, पीयूष गोयल जी हमारे बड़े मंत्री हैं, मैं उनके साथ काम करता हूँ। वाणिज्य भवन भी दिल्ली का सबसे बढ़िया ऑफिस बना है। कभी आएँ, आप स्वागत है, जब मर्जी आएँ, मोस्ट वेलकम। कोई काम हो मेरे टेलीफोन पर मुझे बोल सकते हो, कोई समस्या हो जो इंडस्ट्री के जिससे हम सुधार कर सकें, कोई प्रॉब्लम हो जिससे जो आपकी तरक्की में बाधा डालती हो, उसको हम जरूर निवारण करेंगे। हमारी कोशिश होती है कोई भी पॉलिसी बनाएं, कोई भी गाइडलाइंस निकालें, उससे पहले स्टेक होल्डर से डिस्कस जरूर करते हैं। आपकी एसोसिएशन जो हैं, बड़ी एसोसिएशन है, उनसे हम बात करते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, फिर सारा कुछ करते हैं। आप लोग देश की तरक्की की, देश की खुशहाली में बहुत बड़ा हिस्सा डाल रहे हो। मोदी जी के बारे में सुधीर जी ने बहुत कुछ बोला है। आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, आप तो ज्ञानी ही बहुत हो, आप तो काम करते हो, देश को अब आगे बढ़ाते हो। मैं सुधीर जी के साथ मिलकर आपको यही बेनती करूँगा, अगर देशभक्ति करनी है, देश को आगे ले जाना है, फिर मोदी जी का साथ देना जरूर करना पड़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ उपस्थित कोई भी साथीगण, कोई भी प्रबुद्धजन माननीय मंत्री जी से कोई सुझाव देना चाहते हैं या कोई मेमोरेंडम लेकर आए वो भी देना चाहते हैं, उनका सुझाव ले लो। प्रश्न हो कोई? अभी हम संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रश्न मेमोरेंडम बाद में लेंगे। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो अपना हाथ उठाए, पहले अपना परिचय दे, फिर अपना प्रश्न रखें। कुल हम 4 से 5 प्रश्न लेंगे। अगर एक बार प्रश्न हो जाए तो दूसरा कृपया उसको रिपीट ना करें।
काफ़ी बहुत अच्छे काम हुए हैं यहाँ पर, और मैं ज़बरदस्ती बटरिंग करना नहीं चाहता यहाँ पर, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो हमारी जो संस्था है, जो हमारे उद्योग के जो भी अधिकारी हैं, वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात का जो है, प्रदूषण के बारे में आप लोगों का कोई एक कुछ भी नहीं है, और प्रदूषण की वजह से बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। अगर आप लोगों के पास में कोई जवाब हो तो आप बता दीजिएगा। देखिए, प्रदूषण सारी दुनिया की प्रॉब्लम है, इसको सुधारना प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की प्राथमिकता है। इसके लिए सेपरेट मिनिस्ट्री है, वो काम कर रही है। आप कोई स्पेसिफिक बात बताएं। देखो, आप स्वच्छ भारत में प्रदूषण को ठीक करने का एक साधन है, आप नंबर 1 पे आए हो, ये सोचा तो सारे देशों में आप नंबर पे आए। आपको कोई भी आपको सुझाव हो, इसको दूर करने में कैसे ज़्यादा किया जा सकता है, ये रिपोर्ट करें मैडम। और माननीय मोदी जी के पूरे होने पर बहुत बहुत और मेरा जनक पलटा मगेलीगंज है। मैं चंडीगढ़ अपना घर छोड़कर 38 साल 17 दिन पहले आ गई थी, और तब से मैं केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही सेवा करती हूँ, किसी से कोई फंड और पैसे लेके काम नहीं कर रही हूँ, और मैं अकेली रहती हूँ। और गांव में जाके मैंने घर रहना शुरू किया, ताकि ग्रामीण विकास मेरे को देख के शायद कुछ बढ़ेगा। उसमें मैं आपको सुझाव भी दूंगी जो मैं देना चाहती हूँ, पर अभी नहीं गौरव, अरे परमेश्वरी का ठीक है वो मैं नहीं हूँ, वो लोगों का काम है जिन्होंने किया। तो एक तो ये कि 12 साल हो गए, शहर से सिर्फ बाईपास से 4-5 किलोमीटर दूर मेरा घर है। 12 साल से वहाँ पर जल नल पानी नहीं है, आज तक भी नहीं आया है। मेरे लिए अपनी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे गांव में नहीं आया। 4505 की पॉपुलेशन है। दूसरी बात ये कि वहाँ पर BSNL नहीं चला, आइडिया नहीं चला, एयरटेल नहीं चला। अब मैंने जियो लिया तो भी मेरे पास वाईफाई और अनलिमिटेड नहीं है। मैं 2 GB लेकर हॉटस्पॉट बनाकर 24 घंटे में एक बार अपनी बात सारे काम करती हूँ। तो एक बात तो ये आपके ध्यान में लानी है, ये मेरी शिकायत संतोष जी आए थे उस दिन भी मैंने संवाद में यही बात रखी थी। दूसरी बात है जो समस्या की बात है, अभी हमारे संपादक भाई ने की है ऊर्जा के लिए, इसके लिए मेरा कुछ सुझाव है। पिछले लगभग 30-35 साल से मैं लगातार मेरा गांव में सोलर कुकर, पैराबोलिक कुकर जो सोलर थर्मल कुकर है, और इंस्टीट्यूशनल कुकर जो बालटाल में अमरनाथ यात्रा में भी सोलर डिशेस लगाकर लोगों को दिए गए अमरनाथ यात्रा में गर्म चाय और गर्म पानी। तो अब दुनिया में हमारा एक ग्रुप है लोगों का जो सोलर एनर्जी पे, अक्षय ऊर्जा पे काम करते हैं। वो 500 स्क्वायर मीटर की सोलर डिश बना ली है जो डायरेक्ट एनर्जी से है, जिसमें बैटरी और इन्वर्टर नहीं लगता। और कोई आपकी जितनी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको टेक्सटाइल है, बॉयलिंग का काम चाहिए, आपका नमकीन क्लस्टर है, इन सब के अंदर जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने आंगनवाड़ीज हैं, जितने हॉस्टल्स हैं, उन सब में डायरेक्ट सोलर डिशेस लगा के एनर्जी की जा सकती है। और फर्क कितना है मैं ये बताना चाहती हूँ। फोटोवोल्टिक ठीक है, हम कह रहे हैं कि फोटोवोल्टिक हम बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन एक फोटोवोल्टिक पैनल वो सिलिकॉन से बना है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है और उसकी एक डेट एक्सपायरी है। उसके बाद वो कहाँ जाएंगे? 2070 तक
हम लोग कार्बन न्यूट्रल कभी नहीं हो सकते अगर हम उस दिशा में जाएंगे और सोलर थर्मल को यूज नहीं करेंगे। अगर हम ये फ्लेक्स बर्नर और ये प्लास्टिक की बोतलें अगर हम ये खत्म नहीं करेंगे और अगर इंडस्ट्री को इसका कोई ऑप्शन नहीं मिला तो हमने क्या किया? हमने पोल्यूशन बढ़ाया इंडस्ट्री ने। हम जीडीपी की बात करते हैं पर ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट क्या है हमारा, उसकी कीमत क्या है हमारी, उसकी हरदीप सिंह जी के में थी। मैं कंटिन्यूसली मुझे बुलाया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। मैं इंदौर की ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छता की और मैं जीरो वेस्ट जीरो ये मेरा बोतल के मैडम थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात। दुनिया में आज तक मेरे घर में कचरादान नहीं है 38 साल से। थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात को मैंने प्लीज। अपनी बात ये कही कि ये सब खत्म करने होंगे, इसके ऑप्शन ढूंढने होंगे और सोलर थर्मल एनर्जी बढ़ानी होगी। और जल नल की बात हेलो 7 किलोमीटर पर मुझे नहीं मिली है, स्थिति भी देखी है। ग्रामीण क्षेत्र के इंटर्न लगता है जिसमें एक सोलर ड्रायर से आपकी बात पैरिश पर मुझे मैंने 4 में आपकी बहुत जानकारी है, आपका ज्ञान का फायदा लेंगे हम। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे सुझाव उस पर अमल करने की हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश अग्रवाल जी आप पूछे। जी ये पकड़ा मंत्रालय वाला जन स्रोत मंत्रालय वीरेंद्र शेखावत जी इसके मंत्री हैं, बहुत मेहनती है। ये पूरी कोशिश है कि हर गांव को जल और नल मिले, इसको अचीव किया जाएगा। जी, मेरा नाम जयश्री अग्रवाल है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने आपकी स्पीच सुनी, उसमें आप कह रहे थे कि अगले जन्म में हर विदेश में रहने वाला हिंदुस्तान में पैदा होएगा। जी, मेरा समझना ये है कि हिंदुस्तान की आबादी अब इतनी बढ़ चुकी है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अब डिटोरिएट ही होएगी। मेरा ये निवेदन है कि ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि यहाँ पे पैदा होने वाले अब दूसरे देश में पैदा हुए। ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है क्योंकि पानी हो, अनाज हो, सड़कें हो, सब हमारे लिए कम पड़ने वाली हैं अब। ये दिस इज अ सीरियस कंसर्न। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। पॉपुलेशन हमारी चाइना से भी ज़्यादा बढ़ गई है जी, इस पे सोचना ही पड़ेगा एक समय पे। जो उन्होंने यूनाइटेड वेन में बात की थी जी, मेरा एक और इसको सीधी सीधी बातें लगी। मेरा एक काम करना चाहिए। जी जी, और मेरा एक और सजेशन ये है, अभी आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही है। मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है सब नागरिकों को एक लेवल पे लाने के लिए और हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए भी, और होना भी यही चाहिए, एक देश एक नागरिक ही होना चाहिए। तो मेरा ये निवेदन है कि इस इलेक्शन से पहले ये लॉ ज़रूर पास हो जाए ताकि जो भी एक मिसयूज ऑफ लॉ है वो बंद हो जाए, और ये सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। मैं बीजेपी की बिल्कुल नहीं हूं, मगर मुझे मोदी जी की लीडरशिप सबसे अभी तक अच्छी लगी है। ही इज द बेस्ट लीडर एंड ही हैज दैट डिटर्मिनेशन, ओनली ही कैन डू इट। थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, दिस इज श्वेता अग्रवाल जैन। मैं बेसिकली एक फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। When I was listening to your speech, I understood कि अभी 1043 यूनिवर्सिटीज़ 1043 यूनिवर्सिटीज़ हैं
23 IIT, 20 IIM ये सब डेवलप हुए हैं. बट एक फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंट होने के नाते जब मैं इन सब की एक QS रैंकिंग देखती हूँ जो कि एक वर्ल्ड रैंकिंग है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन यूनिवर्सिटीज़ की वर्ल्ड में क्या रैंकिंग है और इनकी रैंकिंग को हम उठाने के लिए क्या कर रहे हैं. अभी भी हम लोग का जो रिसर्च डेवलपमेंट है, जो केस स्टडीज़ है इंडियन स्टूडेंट्स की, वो बहुत ही लो है कंपैरेटिव टू अदर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस. तो हम कब, हमारी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको कब रिकग्निशन मिलेगी वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम में? जनरली हम लोग जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनकी रैंकिंग QS रैंकिंग से मेजर करते हैं और बहुत ही कम इंस्टीट्यूट्स हैं इंक्लूडिंग IIT, IIM, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वर्ल्ड QS रैंकिंग सिस्टम में आते हैं. तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि जब तक वो इम्प्रूव नहीं होगा, स्टूडेंट बाहर जाएगा पढ़ने के लिए और ब्रेन ड्रेन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. अभी भी जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं विदेश में पढ़ने के लिए, वो वापस नहीं आना चाहते हैं इंडिया, क्योंकि अभी भी हम लैक कर